साथियों नमस्कार। हम राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसके संबंध में हमने पिछली क्लास में कुछ बातें की थी। जैसे हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोक नृत्यों के संबंध में लोक नृत्य का अर्थ अर्थात इसके परिचय को देखा। उसके बाद में राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं और ऐसे प्रश्न RS मेन जैसे परीक्षा पूछ जाते हैं तो उनके बारे में हमने बातचीत की। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान के लोक नृत्यों का जो प्रमुख महत्व है वो महत्व किस प्रकार से हमारे समाज और हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हमने पिछली कक्षा के अंदर लोक नृत्यों की परिभाषा अर्थात उसके परिचय, उसकी विशेषताएं और उनके महत्व के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब आज की कक्षा में हम राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण देखेंगे और जब आप मूल पुस्तकों की ओर जाते हैं तो हमें राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से मिलता है कि कुछ हमें क्षेत्रीय लोक नृत्य नजर आते हैं जो क्षेत्र विशेष के होते हैं, जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। कुछ लोक नृत्य हमें जनजातियों के मिलते हैं और कुछ लोक नृत्य हमें जातियों के भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो लोक नृत्य होते हैं वे व्यावसायिक लोक नृत्य भी होते हैं। तो हम एक एक करके जो ये वर्गीकरण बना हुआ है जैसे क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातियों के लोक नृत्य, जनजातियों के लोक नृत्य या फिर कुछ व्यावसायिक लोक नृत्य जैसे तेरह ताली जो आपके कच्ची घोड़ी जो नृत्य हैं वो व्यावसायिक लोक नृत्य में शामिल कर दिए जाते हैं। तो हम इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए आज की कक्षा में हम राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण करने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम इस वर्गीकरण में क्षेत्रीय जो लोक नृत्य है उसके बारे में अध्ययन करने की शुरुआत करेंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्य में हम इस कक्षा में कुछ मूल लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। जैसे हम जो आपके अग्नि नृत्य है, जो लांगुरिया नृत्य है, गुड़दा नृत्य है, ढोल नृत्य है, बमरसिया नृत्य है, इन 5 नृत्यों के बारे में हम चर्चा इस कक्षा में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज जो लोक नृत्य लेंगे वह है आपके अग्नि नृत्य। सबसे पहले जो अग्नि नृत्य है आप इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से आग प्रज्वलित की जा रही है और कैसे जो जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं, जो उनके समर्थक होते हैं, अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, किस प्रकार से इन अंगारों पर नृत्य कर रहे हैं और विभिन्न शारीरिक आपकी क्रियाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो अग्नि नृत्य है जैसा कि आप सब इस बात से परिचित होंगे, ये मुख्य रूप से जो बीकानेर के अंदर स्थान है कतरियासर वहां का प्रसिद्ध है क्योंकि जो जसनाती संप्रदाय के जो मूल स्थान है कतरियासर और जसनाती संप्रदाय की जो सिद्धनाथ होते हैं, जो साधु होते हैं, संवर्तक होते हैं, वही जसनाथ जी की आराधना में उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए जो नृत्य करते हैं उसी को हम अग्नि नृत्य बोलते हैं। और इसको अग्नि नृत्य बोलने के पीछे भी कारण है क्योंकि जो उनके जो समर्थक होते हैं वे अग्नि या धधकते अंगारों पर जो ये नृत्य किया जाता है, तो अग्नि और धधकते अंगारों पर जो नृत्य करते हैं इसीलिए उस नृत्य का नाम हो गया आपके अग्नि नृत्य। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इस नृत्य में केवल आपके पुरुष ही भाग लेते हैं और ये जो बीकानेर के कतरियासर से जुड़ा हुआ है और जसनाती संप्रदाय के जो समर्थक होते हैं वे इस नृत्य को आपके करते हैं। और इस तस्वीर के माध्यम से और आप इस नृत्य को अच्छी प्रकार से आप समझ पाओगे। अगर हम इसे अग्नि नृत्य की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे तो इस नृत्य में हमें आस्था, साहस और लोक कला का अनूठा संगम दिखाई देता है। RS मेन जैसे जो परीक्षाएं होती है उनमें अक्सर किसी नृत्य की जो फैक्ट होते हैं वो तो नहीं पूछते हैं, उस नृत्य से जुड़ी विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो हम हर एक लोक नृत्य को RS मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि अगर वनडे एग्जाम भी होगा या कोई फिर आपकी लिखित परीक्षा भी होगी, कैसा भी एग्जाम हो, आप हर एग्जाम को आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। उसी प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इस नृत्य की अगर पहले विशेषता देखें तो हमें यहाँ पर 3 बातें नजर आती है। ये आस्था, साहस और लोक कला का अनूठा संगम है। आस्था क्योंकि जो इसके समर्थक होते हैं उनकी आस्था है जसनाथ जी के प्रति, और साहस हम इसलिए कह सकते हैं कि अंगारों पर नृत्य करना, अंगारों पर करतब दिखाना कोई सरल काम नहीं है, उसके लिए साहस चाहिए। और लोक कला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अंगारों पर वो चलते हैं तो कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार की वो आपके कलाएं दिखाते हैं, अंगों का इस प्रकार से वो आपके विचलन करते हैं कि उससे लोक कला भी हमें नजर आ जाती है। और इसीलिए हमारी ये राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत बन चुका है। जो नर्तक होते हैं वो सफेद धोती और नारंगी रंग की पगड़ी पहनते हैं। जब आप इस चित्र को देखेंगे तो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जो इनका जो परिधान है वो सफेद है और जो पगड़ी हम देखेंगे वीरता का प्रतीक केसरी आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो दूसरी विशेषता वो भी हमने पढ़ ली है।
एक इस नृत्य की हम एक प्रक्रिया देखेंगे। अक्सर गाइड में हमें ये बात नजर नहीं आती है, लेकिन ये नृत्य आखिर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है विद्यार्थियों, कि लकड़ियों को जलाकर एक धूना तैयार किया जाता है। धूना का मतलब हो गया अंगारों का ढेर। और जब आप ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों की ओर जाओगे तो वहां पर इसकी हमें एक प्रकार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी नजर आ जाती है। जो ये धूना होता है वह 7 फीट तो लंबा होता है, और ये 4 फीट चौड़ा होता है, और 3 या 4 फीट ये आपके ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से एक आपके धोना बना लिया जाता है, एक अंगारों का ढेर बना लिया जाता है। फिर उसके चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का छिड़काव करने का कारण ये हो गया कि पानी के छिड़काव से ऐसा मान लिया जाता है कि ये स्थान पवित्र हो जाएगा। फिर जो समर्थक होते हैं वो जसनाथ जी की आपके अनुमति लेते हैं, और अनुमति लेते लेते वो एक नारा लगाते हैं, एक उद्घोष करते हैं, फतेह फतेह। फतेह फतेह का मतलब हो गया विजय हो, विजय हो। और ये नारा लगाते हुए, इस नारे का जाप करते हुए वो पहले अंगारों की परिक्रमा करते हैं, और अंगारों की परिक्रमा करते करते ही वो अंगारों पर आपके चलते हैं और विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं, जैसे मुंह से आग निकालना, सिर और पैर को घुमाना, आग की छड़ों को पकड़ना। तो इस प्रकार से ये एक प्रक्रिया है। तो अगर आप गाइडों की ओर जाएंगे तो आपको ऐसी कहीं प्रक्रिया लिखित में नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको संक्षिप्त रूप पढ़ें तो एक आपके अंगारों का ढेर धुना तैयार कर लिया जाएगा, उसके चारों ओर पानी का या जल का छिड़काव कर लिया जाएगा। फिर जो जसनाथ जी समर्थक हैं वो जसनाथ जी से एक आपके सांकेतिक आज्ञा लेंगे। आज्ञा लेने के बाद में वो फतेह फतेह का जाप करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फतेह फतेह का जो जाप है किस नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल सरल है, अग्नि नृत्य से। और जाप करते करते वो अंगारों पर चढ़ जाएंगे और फिर अंगारों पर वो नृत्य करेंगे, और इसलिए इस नृत्य का नाम भी आपके अग्नि नृत्य हो गया। तो इस प्रकार से पढ़ने से तो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। इस नृत्य को नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। इसको नृत्य करने के लिए ही आपको आस्था की जरूरत पड़ती है। आस्था के साथ आपके अंदर साहस होना चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं जोखिम भरा जो नृत्य है वो कोई व्यक्ति आपके कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आपकी अग्नि नृत्य है वो आपके समझ में आ गया होगा। इसके अग्नि नृत्य के बाद में तो दूसरा जो हमें नृत्य है उसका नाम हमें नजर आता है बम नृत्य, या फिर हम इसे बम रसिया नृत्य भी बोल सकते हैं। और ये किस प्रकार से किया जाता है तो आप इसको भी एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि खूब सारे आपको पुरुष नर्तक दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, और ये जो बड़ा सा नगाड़ा दिखाई दे रहा है, इस बड़े से नगाड़े को ही बम कहा जाता है। तो इस बड़े से नगाड़े का उपयोग इस नृत्य में करते हैं, इसीलिए इस नृत्य का नाम हो गया बम। और क्योंकि इस नृत्य को करते वक्त रशिया गीत गाया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम हो गया बम रसिया नृत्य। तो मेरे हिसाब से जो इसका नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। ये नृत्य कहाँ होता है तो भरत क्षेत्र, तो राजस्थान उत्तर प्रदेश का जो लगाव भाग राजस्थान से भरतपुर और अलवर वाला क्षेत्र, वहां पर ये लोक नृत्य किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है फाल्गुन माह में। और होली के आसपास जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में ये बम नृत्य आपके किया जाता है। अलवर भरतपुर क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य की हमें कुछ विशेषता नजर आती है। इस नृत्य में 3 दल होते हैं, एक दल वादक का होता है, एक दल गायक का होता है, और एक दल नर्तक का होता है। बिल्कुल सरल सी बातें हैं। वादक कोई वाद्य यंत्र बजाएंगे, गायक कोई गीत गाएंगे, और नर्तक आपके नृत्य करेंगे। अगर हम इस बात को डिटेल से पढ़े तो जो वादक जो आपके दल है वो विशेष प्रकार के बम यानी बड़े बड़े नगाड़े जमीन पर रखकर 2 मोटे डंडों की सहायता से बजाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बम रशियन नृत्य में केवल नगाड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, नगाड़ों के साथ इसमें थाली, चिमटा, मंजीरा, ढोलक और खड़ताल जैसे वाद्य यंत्र भी उपयोग में लिए जाते हैं। तो दूसरा दल होता है जिसको हम बोलते हैं गायक। वो गायक जो दल होता है वो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध जो गीत है जो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसको हम रसिया गीत बोलते हैं, वो रसिया गीत गाते हैं। और जो तीसरा दल होता है जिसको हम नर्तक बोलते हैं, वो बांस के ऊपर रंगीन डंडे लगाकर और कलाकार फिर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं। इस बात को रटेंगे नहीं, इस चित्र में आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आपने चित्र देख लिया है तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इसमें बड़ा सा नगाड़ा आपको बम नजर आता है, हाथ में कुछ और वाद्य यंत्र भी नजर आएंगे, और इनके हाथ में देखिए बांस के डंडे हैं, रंग बिरंगे डंडे हैं, इनको लेते वक्त आपके नृत्य किया जाता है। तो बम जो नृत्य है वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो लोक नृत्य है वह है विद्यार्थियों आपके लांगुरिया लोक नृत्य। लांगुरिया लोक नृत्य विद्यार्थियों राजस्थान के जो करौली क्षेत्र है, इस करौली क्षेत्र में एक आपके देवी है जिसका नाम है केला देवी। और इस केला देवी की आराधना में
जो लोक नृत्य किया जाता है उसको लांगुरिया लोक नृत्य बोलते हैं, और इस देवी के आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उसको लांगुरिया गीत बोलते हैं। अभी लांगुरिया नाम कहाँ से है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और ये नृत्य चैत्र माह जब नवरात्र आते हैं तो मीणा और गुर्जर समाज के स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा केला देवी जो माता है उनके मेले के दौरान आपके लोक नृत्य किया जाता है और ये लोक आपके गीत गाए जाते हैं। तो अगर आपने बम नृत्य पढ़ा होगा तो हमने वहां पढ़ा था कि केवल पुरुषों का नृत्य है, और जब हमने जो अग्नि नृत्य पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था कि पुरुषों का नृत्य है। लेकिन लांगुरिया लोक नृत्य में पुरुष और स्त्रियां दोनों आपके भाग ले रही है। अब विद्यार्थियों, लांगुरिया नृत्य की विशेषता क्या है, ये लांगुरिया नाम आखिरकार आया कहां से? तो ये लोक नृत्य माता और पुत्र को समर्पित लोक नृत्य है। जैसे दो केला देवी है, ऐसा माना गया केला देवी अंजना देवी की ही एक प्रकार से अवतार है, उन्हीं का रूप है, और अंजना देवी के पुत्र आपके हनुमान जी हैं, और हनुमान जी का ही एक स्थानीय रूप है आपके लांगुरिया। तो माँ केला देवी अर्थात अंजना देवी और पुत्र लांगुरिया अर्थात हनुमान जी, इन्हीं को ही समर्पित और इन्हीं को ही संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं, जो नृत्य किया जाता है, उसी को ही आपके लांगुरिया नृत्य, ये लांगुरिया गीत आपके कहा जाता है। और इस नृत्य में एक बड़ी विशेषता हमें नजर आती है, इसमें कनक दंडोती की रस्म निभाई जाती है, जिसमें भक्त लेटकर दंडवत होकर मंदिर तक जाते हैं। ये कार्य अपने श्रद्धा प्रकट करने के लिए आपके किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस लांगुरिया लोक नृत्य को भी आपने देख लिया है। लांगुरिया लोक नृत्य के बाद में जो अगला लोक नृत्य हमें नजर आता है वह है ढोल नृत्य। पढ़ने से पहले हम इसके भी चित्र को देख लेते हैं ताकि हमें बात और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चित्र थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो चीज समझ में आ जाएगी कि नर्तक या वादक हम देखते हैं गले में किस प्रकार से ढोल बांधे हुए हैं, क्योंकि इस नृत्य में ढोल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इस नृत्य का नाम ही आपके ढोल नृत्य हो गया। राजस्थान के जो जालोर वाला क्षेत्र है, उस जालोर वाला क्षेत्र में ये पुरुषों का एक प्रसिद्ध और जोशपूर्ण लोक नृत्य जो शादी या विभिन्न प्रकार के मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। हमारे राजस्थान के एक हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण, इनको महत्व दिया जाता है कि वही ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए हैं, और जो ढोल नृत्य को प्रसिद्धि मिली है वो प्रसिद्धि के पीछे आपके जयप्रकाश नारायण का ही आपके योगदान ज्यादा माना गया है। ढोल नृत्य की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें नर्तक गले में विशाल ढोल लेकर आपके घूमते हैं, और नर्तक फिर जो गले में ढोल बांधते हैं ना, उसको फिर आपके थाकना शैली में बदल जाता है। अब आप थाकना शैली को रटेने की होता है क्या है? थाकना शैली विद्यार्थियों की इस प्रकार शैली जिसमें क्या करते हैं, जो नर्तक होते हैं जैसे उसने गलों में आपके ढोल बांध लिया है, अब वो क्या करेंगे, ढोल बजाने वाले जो है वो इस ढोल को धीमी धीमी गति से बजाएंगे, और जो नाचने वाले हैं उनको आमंत्रित करेंगे, उनमें एक प्रकार का जोश पैदा करेंगे, उनमें एक प्रकार का उत्साह, एक उन्माद पैदा करेंगे, और वो गति धीमी धीमी थी वो धीरे धीरे आपके तेज होती जाएगी, ताकि जो नाचने वाले हैं उनके अंदर एक जोश आए, उनके अंदर एक उत्साह पैदा हो। तो इस शैली को ही कि ढोल को प्रारंभ में धीमी गति से बजाना, फिर तेज गति से बजाना, ताकि नाचने वालों में उत्साह पैदा किया जाए, इस शैली को विद्यार्थी आपके थाकना शैली बोलते हैं। और ये प्रश्न भी आपके कई बार परीक्षा में पूछ चुके हैं कि थाकना शैली का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपके ढोल नृत्य। ढोल नृत्य में विद्यार्थी जो नर्तक होते हैं वो मुंह में नग्न तलवारें, हाथों में डंडे, रुमाल लेकर आपके विभिन्न करतब दिखाते हुए नृत्य आपके करते हैं। ये नृत्य विवाह, तीज, होली जैसे विभिन्न अवसरों पर आपके किया जाता है। और इस ढोल नृत्य को करने वाले जो सामाजिक हम वर्ग हैं उनमें माली, ढोली, भील, जो सरगड़ा समाज के जो पुरुष हैं वो इस नृत्य को करते हैं। तो इस प्रकार ढोल नृत्य है उसका संबंध विद्यार्थियों आपके पुरुषों से माना गया है। क्षेत्रीय लोक नृत्य में अब हम अगला जो लोक नृत्य पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गुड़दा नृत्य। इस नृत्य को पढ़ने से पहले अगर हम इसका एक चित्र देख लेंगे तो हमें आसानी से आपके लोक नृत्य समझ में आ जाएगा। इस चित्र में आप देखिए किस प्रकार से महिलाएं सिर पर आपके मटके लिए हुए, हाथों में छोटे छोटे मटके लिए हुए। ये मटके छिद्रित हैं जिनमें हमें दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपने सिर पर जलते हुए दीपक और उन जलते हुए दीपकों को मटके के अंदर रखते हुए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को हम गुड़दा नृत्य के नाम से जानते हैं। अब इसका नामकरण गुड़दा नृत्य क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी क्या ऐतिहासिकता है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये गुड़दा नृत्य कहाँ का है। तो साधारण सी बात है, मारवाड़ क्षेत्र के एक आपके प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है जो होली अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा, उसके बाद में जो शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर के मध्य अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया,
इन दोनों के मध्य महिलाओं के द्वारा मारवाड़ जो नृत्य किया जाता है उसी को हम गुर्दा नृत्य बोलते हैं। अभी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है और कब किया जाती है तो अपन देख लिया, लेकिन इसके पीछे कौन सी ऐतिहासिकता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना गया है कि जो राव जोधा के पुत्र थे सातल देव, उन्हीं के समय अजमेर के सूबेदार थे मल्लू खां, और इन्हीं के अधीन आपके एक सेनापति थे मेड़ता क्षेत्र के, जिनका नाम था गुड़दे खां। और इसी गुड़दे खां ने 1492 के आसपास गणगौर की पूजा करते हुए 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। अब अपहरण हुई कन्याओं को छुड़ाने के लिए तत्कालीन शासक सातल देव ने गुड़दे खां का पीछा किया। सामान्य सी बात, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में गुड़दे खां की हार हो गई और इस युद्ध में गुड़दे खां की मृत्यु भी हो गई। और जो गुड़दे खां का जो अनगिनत छेद वाला जो सिर है वो काट लिया गया और वो सिर कटा जो है आपके, वो वहां की कन्याओं को, वहां की महिलाओं को दिया गया, अर्थात मारवाड़ की कन्याओं को दिया गया। और मारवाड़ की कन्याओं ने इस गुड़दे खां का जो सिर है जिसमें कई छेद हो चुके हैं उसको पूरे शेर में घुमाया गया और ये प्रतीक था उनकी आजादी का, ये प्रतीक था उनकी खुशियों का। और इस प्रकार से जो आपके गुड़दे खां का जो सिर जो आपके पूरे मारवाड़ क्षेत्र में घुमाया गया है, उसी की ही आपकी याद में, उसी के आपके जश्न में जो आपके त्योहार मनाया जाता है, उसी त्योहार को आपके गुड़दा त्योहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका जो छेद वाला जो सिर है उस पूरे के पूरे क्षेत्र में घुमाया गया। इसीलिए हम जब देखते हैं कि जो आपकी गुड़दा त्योहार है उसमें जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं आपके सिर पर मटके रखती हैं और उन मटकों में हमें छेद नजर आता है और वहां पे अंदर मटकों में हमें दीपक प्रज्वलित होता भी नजर आता है। तो जो ये छेद वाले मटके हैं ये आपके संकेत हैं कि किस प्रकार से गुड़दे खां का सिर काटा गया और उसके अंदर भी कई प्रकार के छेद हमें नजर आते हैं। एक आपके परंपरा, एक पारंपरिक बात ये भी चलती है कि जो गुड़दे खां की पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोली, इस गिंदोली ने परामर्श दिया था कि उनके पिता की याद में वो एक आपके त्योहार शुरू करना चाहती है और उसने अपने पिता के नाम से ही इस त्योहार का नाम आपके गुड़दे खां रखा था। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इस नृत्य की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो सामान्य सी बात है, महिलाएं सिर पर छेद वाले घड़े या मटके रखती हैं, उसके अंदर एक जलता हुआ दीपक रखती हैं, फिर गुड़दा गीत गाते हुए नृत्य करती हैं और अंत में पवित्र तालाब में, पवित्र जल में उस दीपक सहित पूरे पूरे मटके को प्रवाहित कर देती हैं। उस पूरे पूरे जो नृत्य होता है उस नृत्य को हम गुड़दा नृत्य के नाम से जानते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपकी एक बात ध्यान रखनी है, इस नृत्य में हमें 3 प्रतीक नजर आते हैं। एक तो छिद्रित मटका, एक जलता हुआ दीपक और उसके पश्चात जो हमें अगला एक प्रतीक नजर आता है नृत्य करती महिलाएं। उन सब की कोई ना कोई विशेषता है। जैसे जो छिद्रित मटका है, ये जो छिद्रित मटका है ये किस बात का संकेत है? मटके में बने छेद गुड़दे खां के सिर में लगे घाव के प्रतीक है, क्योंकि जब गुड़दे खां का सिर आपके शरीर से अलग किया गया तो उस सिर पर कई छोटे छोटे आपके घाव थे। इसलिए जब महिलाएं गुड़दा नृत्य करती हैं तो जो मटका होता है उस मटके में कई प्रकार के छेद होते हैं। तो मटके के छेद ये गुड़दे खां के सिर के छेद के प्रतीक है। और उन मटकों में जो आपके दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो दीपक आपके गुड़दे खां की आत्मा का प्रतीक है। और जो आपके महिलाएं नृत्य करती हैं वो उनकी खुशी, उनकी साहस का प्रतीक है। वो नृत्य करते हुए महिलाएं गुड़दे खां को चेतावनी दे रही है, एक प्रकार के संकेत के रूप में, प्रतीकात्मक, कि अब सुहागिनी माता पार्वती की पूजा कर रही है, गणगौर पूजन कर रही है और अगर आप में साहस है तो आप हमें रोक कर दिखाएं। अगर आप में फिर से रोकेंगे तो हमारे राजा हमें फिर से क्या कर लेंगे, छुड़ा लेंगे और आपका वध कर देंगे। तो नृत्य करती महिलाएं वो नृत्य नहीं कर रही हैं, गुड़दे खां को चेतावनी दे रही है कि हम अपनी पूजा करने जा रहे हैं और आप चाहो तो हमारा मार्ग रोक कर दिखाएं अगर आप में साहस है तो, और अगर आपने हमारा मार्ग रोक भी लिया तो भी हमारे शासक आपसे युद्ध करेंगे और हमें फिर से छुड़वा लेंगे। तो इस प्रकार से ये नृत्य के आपके 3 छोटे छोटे आपके प्रतीकात्मक कहानियां हैं। ये नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक गीतों के साथ मटका घुमाते हुए किया जाता है, जो उनकी वीरता और क्षत्रिय संस्कृति का परिचायक है। तो इस प्रकार से हमने जो ये 5 नृत्य पढ़े हैं विद्यार्थियों, उनको आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, समझा होगा, इस बात की मुझे आशा है। अगर हम संक्षिप्त रूप में सारे नृत्यों को अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमें कुछ बातें इस प्रकार से नजर आएगी। जैसे सबसे पहले हमने जो नृत्य पढ़ा था वो था विद्यार्थियों अग्नि नृत्य। अब अग्नि नृत्य में आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। दूसरी बात, अग्नि नृत्य के संबंध किस संप्रदाय से है? तो हमने ले लिया जशनती संप्रदाय से। किसके द्वारा किया जाता है? तो जशनती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य नाम क्यों हुआ? क्योंकि अग्नि पर ददकते अंगारों पर किया जाता है। और जब ये नृत्य किया जाता है तो कौन सा उद्घोष किया जाता है? फतेह फतेह। फतेह फतेह का मतलब हो गया विद्यार्थियों विजय हो, विजय हो। नृत्य है विद्यार्थियों, वह नृत्य है बम नृत्य।
या बम रसिया नृत्य। तो इस नृत्य के बारे में हम क्या याद रखेंगे? सबसे पहले ये किस क्षेत्र में होता है? तो ये राजस्थान के जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है वहां पर ये होता है। कब होता है? तो ये आपके फाल्गुन माह में किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो विशेष तौर से पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बम रसिया नाम कैसे पड़ा? तो हमने बता दिया कि इस नृत्य को करते करते बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है, उन नगाड़ों को ही बम कहा जाता है। और नृत्य करते समय जो गीत गाए जाते हैं उस गीत का नाम है रसिया, इसीलिए इसका नृत्य का नाम हो गया बम रसिया नृत्य। और इस नृत्य में 3 दल होते हैं। एक दल तो होता है वादक का, एक दल होता है विद्यार्थियों आपके गायक का, और एक दल होता है आपके नृतक का। तो इस प्रकार से जो बम रसिया है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। बम रसिया के बाद में जो हमने अगला जो लोक नृत्य पढ़ा था वे था विद्यार्थियों लांगुरिया लोक नृत्य। और इसके बारे में ये याद रखना है, सबसे पहले किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपके करौली क्षेत्र में होता है। कौन सी देवी के आपके आराधना में किया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, केला देवी के आराधना में नृत्य किया जाता है। और जो ये लोक नृत्य है कब होता है? तो हमने ये भी पढ़ दिया था, जो आपके चैत्र माह के जो नवरात्र होते हैं, जब आपके केला देवी का मेला बढ़ता है उस समय जो आपके मीणा या और गुर्जर समाज के मुख्यतः जो आपके स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं वो इस नृत्य को आपके करते हैं। तो लांगुरिया लोक नृत्य भी हमने पढ़ लिया था। लांगुरिया लोक नृत्य के बाद में जो अगला लोक नृत्य हमने लिया था वे था आपके ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य आपके किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आपके जालोर का। किनके द्वारा किया जाता है? तो हमने भी पढ़ दिया था, ये आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस ढोल नृत्य को जो आपके हम कह सकते हैं प्रकाश में लाने के लिए, प्रसिद्ध दिलाने के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय आपके जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। ढोल नृत्य की विशेषता यह है विद्यार्थियों कि इसमें जो ढोल बजाया जाता है वो किस शैली में बजाया जाता है? आपके थाकना शैली में। और थाकना शैली क्या होती है ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली है। और इसके बाद में जो अंतिम लोक नृत्य पढ़ा था क्षत्रियों में वो पढ़ा था हमने गुड़दा लोक नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हमने कहा था कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? तो इस बात को भी हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि जो ये आपके गुड़दा लोक नृत्य है ये विशेष तौर से होली और उसके बाद जो आपकी शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी से लेकर आपके जो गणगौर हैं इसके मध्य ये आपके लोक नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य का प्रारंभ किस शासक समय हुआ था? तो वो भी हमने पढ़ दिया था, आपके सातल देव के समय इसका शुरू हुआ था। और इसमें नृत्य कैसे करते हैं? महिलाएं सिर पर मटके रखते हैं छेद युक्त, और उसमें फिर दीपक प्रज्वलित होता है और उसको फिर तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे लोक नृत्य अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। अब अगली कक्षा में हम ऐसी कुछ और क्षेत्रीय लोक नृत्य को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।